वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित पाठक आज आपके समक्ष तुलनात्मक राजनीति लेक्चर श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, 20 अगस्त से हम लोगों ने जिस कड़ी की शुरुआत की थी, विशेषकर बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, वो यकीनन बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। उस श्रृंखला को बीए प्रथम वर्ष के छात्रों ने, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट पास आउट किया है, जो अभी एडमिशन नहीं पाए हैं, उन्होंने भी देखा और सुना, और जो एमए पास आउट हो चुके हैं उन्होंने भी देखा। मुझे बहुत सारे सुझाव मिले। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि आप वीडियो के माध्यम से आइए और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कीजिए, विजुअल्स को और बढ़ाइए, तरह तरह के सुझाव दिए। मैं उन सुझावों पर आगे अमल करने की कोशिश करूँगा। मैं जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि वह मुझे और बड़ी संख्या में मिलेगा प्रश्न, लेकिन वह मिला नहीं। उतनी बड़ी संख्या में पहले लेक्चर पर सवाल नहीं आए जितनी मुझे उम्मीद थी, लेकिन दो सवाल, जो बहुत महत्वपूर्ण दो सवाल आए हैं, उन्हें मैं एड्रेस करना चाहूँगा। पहले उनका जवाब आज देते हुए फिर मैं आज के लेक्चर पर आऊँगा। एक सवाल तो मेरी एक दोस्त हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने एमए किया था, उन्होंने भी ये अपने एमए के दिनों को याद करने के लिए और जो कुछ भूला है वह फिर से दोहराने के लिए इस लेक्चर को सुना, और उन्होंने कहा कि मैं आगे भी सुनती रहूंगी। उन्होंने पूछा कि क्या राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपने आप में अपर्याप्त है कि तुलनात्मक राजनीति की एक अलग शाखा की जरूरत पड़ी? ऐसा क्यों हुआ कि एक अलग शाखा की जरूरत पड़ी? और दूसरा, आज सुबह एक सवाल किसी छात्रा ने पूछा है कि वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, और तुलनात्मक राजनीति में मूल्य विहीन अध्ययन की बात क्यों की जाती है? तो पहले दूसरे सवाल को यदि लें कि तुलनात्मक राजनीति में मूल्य विहीन अध्ययन की बात क्यों की जाती है, इसके लिए यदि आप व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन का उपागम था, परंपरागत और आधुनिक उपागम, बीए फर्स्ट ईयर में जिसे आपने पढ़ा था, तो परंपरागत उपागम में मूल्य अध्ययन जो है वो मूल्यों के साथ होता है, यानी व्यक्तिपरक अध्ययन होता है। जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसकी जो धारणा होती है चीजों को लेकर, वह उसके अध्ययन में दिखती है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह कोशिश की गई कि एक वस्तुगत अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी की कोशिश की जाए, व्यक्ति विशेष का उसके अध्ययन पर प्रभाव ना पड़े, यानी व्यक्ति विशेष की सोच का, व्यक्ति विशेष की पहचान का अध्ययन, उसकी का प्रभाव उसके अध्ययन पर ना पड़े, तो वह अध्ययन मूल्य रहित हो जाता है। तुलनात्मक राजनीति में भी यही कोशिश की गई कि हम मूल्य रहित अध्ययन करें, यानी हम जब चीजों के बीच तुलना करें तो हम उसमें अपना इनपुट न दें, बल्कि एज इट इज जो है उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। यानी यह तुलनात्मक राजनीति का मूल्य विहीन अध्ययन जो है, यह तुलनात्मक राजनीति को एक वैज्ञानिक बनाता है। दूसरा, अलग से तुलनात्मक राजनीति की शाखा खड़ी करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वास्तव में राजनीति विज्ञान, जो शुरुआती राजनीति विज्ञान था, परंपरागत राजनीति विज्ञान था, वह एक तरह का एकनिष्ठ अध्ययन था। वह राजनीति विज्ञान उस समय तक विज्ञान था ही नहीं। इवन व्यवहारवाद के पहले तक तमाम सारे राजनीति विज्ञानी वह कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक राजनीति विज्ञान था ही नहीं। व्यवहारवादी क्रांति के बाद, जब सामाजिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति आई, तब राजनीति विज्ञान वास्तव में जाकर विज्ञान बना, यानी वह केवल राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। पॉलिटिकल साइंस वॉज कन्फाइंड ओनली टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है? राज्य आता है, स्टेट आता है, गवर्नमेंट आता है, उसके ऑर्गन्स आते हैं। उसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं थी, यानी पॉलिटिकल प्रोसेसेस की स्टडी नहीं थी, पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी नहीं थी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्रभावित करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी राजनीतिक संस्था होती है, वह मनुष्य के व्यवहारों की, मनुष्य की प्रक्रियाओं की एक तरह से सामूहिक अभिव्यक्ति है, कलेक्टिव
एक्सप्रेशन है मनुष्य की तमाम सारी एक्टिविटीज का। ठीक है, तो यह अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान से केवल संभव नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, यदि अरिस्टोटल ने एक कंपैरेटिव स्टडी ना की होती, और कंपैरेटिव स्टडी पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपैरेटिव स्टडी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टेटस को है, जो भी यथास्थिति है, उस यथास्थिति से यदि विद्वान लोग, राजनीतिक विद्वान लोग, सरकार लोग असहमत हैं, उससे असंतुष्ट हैं, तो वो उस स्टेटस को में चेंज लाएं। स्टेटस को में चेंज लाने के लिए एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। अब अरिस्टोटल ने अपने समय में मौजूद 158 पोलिस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस की, वहां के पॉलिटिकल सेटअप्स की स्टडी की, और उसके बाद में उन्होंने आइडियल फॉर्म और करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई, जिसमें 3 आइडियल फॉर्म और 3 करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई। यानी राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में, इसकी एक ब्रांचेस के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास उसी समय से शुरू हो जाता है जब से राजनीति विज्ञान अस्तित्व में है। इसके अलावा आप देखिए कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में, जैसे ये शाखाओं में विभाजन क्यों हुआ, ब्रांचेस क्यों विषयों की बनाई जाती हैं। ब्रांचेज विषयों की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इससे अध्ययन में सुविधा होती है। इससे पहले अध्ययन में सुविधा होती है। इसके अलावा माइक्रो स्टडी जो है, एक मैक्रो स्टडी है कि व्यापक अध्ययन किया जाता है। एक जिसे कहते हैं विहंगावलोकन। विहंगावलोकन, विहंग माने होता है पक्षी, यानी बर्ड व्यू। आप एक ओवरव्यू लेते हैं, तो वह किसी भी विषय की जो मूल मौलिक शाखा है, जैसे राजनीति विज्ञान से हम पूरे समाज का एक विहंगावलोकन करते हैं। लेकिन जब अलग अलग ब्रांचेज में पॉलिटिकल साइंस बढ़ती है, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट्स, इंडिजिनस थॉट्स, या इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, या तमाम सारी ब्रांचेस जब पॉलिटिकल साइंस के खुलती हैं, तब हम इसका माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन इन द सेंस बहुत बारीक अध्ययन करते हैं। तो यह अध्ययन की सुविधा हेतु यह किया गया। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, जितने लोगों ने अभी तक सुना, उन सभी को धन्यवाद। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर सीरीज से जुड़ पाएं। आप अपने साथियों को इससे जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग तुलनात्मक राजनीति पहले यूनिट से शुरू करते हैं। पहले यूनिट को मैं पढ़ देता हूं। कई लोगों ने मुझसे यह मांग की कि सिलेबस को हिंदी में प्रोवाइड किया जाए। आई एम सॉरी, सिलेबस हिंदी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत आसान अंग्रेजी में सिलेबस लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ देता हूं और हिंदी अनुवाद भी कर देता हूं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक सरकार के अध्ययन के लिए उपागम क्या क्या हैं, ये हेडिंग है इस यूनिट की। इसके अलावा इसमें 3 सब हेडिंग्स हैं। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का अर्थ। दूसरा है नेचर एंड स्कोप, इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है। और तीसरा भाग जो है इस यूनिट का, वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज, परंपरागत और आधुनिक उपागम। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में राजनीति विज्ञान के इस शाखा की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की का अर्थ समझने की कोशिश की, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश की कि भाई ये तुलनात्मक है क्या, असल में तुलनात्मक अध्ययन हम क्यों करते हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। आज थोड़ी चर्चा कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम कह रहे हैं, आप ध्यान रखिए, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर भी शामिल हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट
केवल कन्फाइंड है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तक। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमने बताया फ्रॉम फैमिली टू पार्लियामेंट, स्टेट, ओके, पार्लियामेंट, स्टेट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, या जितने भी सारे ब्यूरोक्रेसी, जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वे सभी राज्य के, वे सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। और जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की स्टडी है वो वहीं तक सीमित है, यानी केवल राज्य के सरकार के उन पक्षों का अध्ययन करती है जो पॉलिटिकल सेटअप्स को प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली क्या कहते हैं, बनाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं पॉलिटिक्स, तो ध्यान रखिए पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक विशेष प्रकार का एक्शन है, मनुष्य का एक विशेष प्रकार की क्रिया है। ठीक, हम लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस में इस पर विस्तार से डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स को प्रायः नेगेटिव सेंस में ग्रहण किया जाता है। लोग कहते हैं कि क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो, वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, फला विषय पर पॉलिटिक्स हो रही है। तो यह इसका नेगेटिव सेंस है। अरिस्टोटल कहता है कि प्रायः जो सामान्य धारणा ली जाती है पॉलिटिक्स को, वह दोयम दर्जे की राजनीति है, उसे दोयम दर्जे की राजनीति कहते हैं। अव्वल दर्जे की जो राजनीति होती है वह होती है डिसीजन मेकिंग की। दैट्स वाई जो पॉलिटिकल साइंस है उसे मास्टर साइंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ऊपर है। वह इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होंगी, और जो विषय क्या होंगे, वह हर चीज की एक पॉलिसी डिटरमाइन करेगा। यानी डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो स्टेट करेगा, वो कुछ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे, कम्युनिटीज करेंगी। तो अगर कोई ऐसा करता है, कोई ऐसी बॉडी ऐसा काम करती है, तो वो एक पॉलिटिकल काम कर रही होती है, जहां वह डिसीजंस ले रही होती है, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रही होती है। तो ये पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दायरा बहुत व्यापक है। आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट सीमित अध्ययन की बात कर रही है, एक ऐसे अध्ययन की बात कर रही है जो केवल राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक व्यापक अध्ययन की बात कर रही है, मानव जीवन के सभी पक्षों के अध्ययन की बात कर रही है। वे उन पक्षों के अध्ययन की बात कर रही है जो राजनीति को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हों। इस चीज का उत्तर आपको उस सवाल से भी मिल जाएगा, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। जब हमने बीए फर्स्ट ईयर में इस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स ऑफ, बिगिन करिए कि पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ लव, पॉलिटिक्स ऑफ हेट, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, मतलब जीवन का हर आयाम, मानव जीवन का हर आयाम जो है वो राजनीति से ग्रस्त है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। जैसे आज अगर पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ, आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पर देखेंगे कि कितनी तरह की अव्यवस्था है। तो वह अव्यवस्था, अगर कहीं कोई चीज़ बेहतर है, किसी देश की हेल्थ सर्विसेज बेहतर हैं, तो उसमें उस देश के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, उस देश या उस स्टेट की हेल्थ पॉलिसीज का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो यह भी उसी देश की पॉलिसीज की, हेल्थ पॉलिसीज की, उस देश की पॉलिटिक्स की देन है, उस देश के जो राजनीति के नियंता हैं उनकी देन है। ओके, प्रत्यक्ष तौर पर हेल्थ मिनिस्टर की देन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभाल रहा है उसकी देन है, इसके अलावा फिर जो किसी अस्पताल को रन कर रहा है उसकी देन है। तो मैंने इसकी बात इसलिए की क्योंकि आजकल कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा लोग अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, या अस्पताल जाने वाले हैं, या जा चुके हैं, लौट आए हैं, तो वो उनके किसी परिचित जा चुके हैं, तो सभी लोग इस दिक्कत से वाकिफ हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर आप पॉलिटिक्स का दायरा देखिए तो वो बहुत व्यापक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जैसे अभी जब हम लोग स्कोप की बात करेंगे, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स
दो तीन इसको इस तरह से भी हैं कि यह तमाम देशों में पॉलिटिकल कल्चर किस तरह विकसित हुआ है उसका भी अध्ययन करता है, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन कैसा हुआ है उसका अध्ययन करता है, वहाँ सोशलाइजेशन कैसा हुआ है उसका भी अध्ययन करता है, इसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच कहते हैं, वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ इस तरह का अध्ययन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से स्टेट से जुड़ा नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली स्टेट से जुड़ा होता है, यानी हम सोचते कैसा है, यह भी पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी का क्या कहते हैं पार्ट है। जैसे तमाम सारे देश जो तीसरी दुनिया के थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए, उनके सामने नया राष्ट्र बनाने की चुनौती थी, तो उस देश के लोगों की एक साइक क्या थी यह अपने आप में अध्ययन का विषय है। साइक जैसे कोई देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुआ, कोई देश वो धर्मतंत्र बन गया यानी थियोक्रेटिक स्टेट में तब्दील हो गया, कोई देश था वो लोकतांत्रिक राह पर चल पड़ा, डेमोक्रेटिक कंट्री बना, कोई देश था वो कम्युनिस्ट कंट्री बना। तो इसके पीछे उस देश के लोगों की मंशा थी, उस देश के लोग यह चाहते रहे होंगे, बहुसंख्यक लोग यह चाहते रहे होंगे कि वह एक धार्मिक राष्ट्र बने, एक साम्यवादी राष्ट्र बने, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने। यानी लोगों के मनोभाव का अध्ययन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है यदि हम जाएंगे और देखेंगे। जैसे हमने 5 देश ले लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे और उन 5 देशों में अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है, तो उसका अगर हमें अध्ययन करना होगा तो हम उन देशों में किस तरह की पॉलिटिक्स हुई थी आज़ाद होने के पहले, उस देश के लोगों क्या सोचते थे उस देश के लोग, इसका अध्ययन करेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर है। दूसरी बात, अब हम अगर नेचर पर बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, तो क्या है नेचर? नेचर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर की बात करने से पहले हमें नेचर को समझना चाहिए। नेचर होता क्या है? जो कहते हैं उसका नेचर बहुत शाई है, उसका नेचर गुस्सैल है, उसका नेचर ऐसा है वैसा है, सो ऑन। नेचर एक ऐसी चीज होती है जो जल्दी बदलती नहीं है, यानी नेचर प्रकृति से जुड़ी हुई है, नेचुरल, जिसे नेचुरल कह सकते हैं। समथिंग विच इज मोर क्लोज टू नेचर, यानी हम इस नेचर का हिस्सा हैं। ये जो प्रकृति हमारे सामने व्याप्त है तो ये जल्दी बदलती नहीं ना, रोज सुबह होती शाम होती, यानी इस नेचर में चीजें कांस्टेंट हैं। जब इसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं तो देखिए नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, तब हम कहते हैं ये नेचुरल डिजास्टर है या नेचुरल कैलेमिटीज है। उसी तरह मनुष्य का भी नेचर बदल जाता है। देखो जब ब्रेकअप होता है तो कहते हैं कि उसका नेचर ठीक नहीं है, उसका नेचर बदल गया, अब तो पहले वो ऐसा नहीं था। तो यानी हम कुछ ऐसे वेरिएशंस की बात कर रहे हैं जिसे हम उम्मीद नहीं करते कि ये इतना जल्दी बदल जाएगा। तो नेचर कोई ऐसी चीज है जो जल्दी बदलती नहीं है, बदल सकती है। नेचर हमेशा स्टैटिक नहीं होता, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायः एक टाइम स्पैन के लिए, लंबे समय तक के लिए हम किसी चीज को जब थियराइज करते हैं तो कहते हैं कि ये इसका नेचर ऐसा है। दूर से भी हम जब किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कहते हैं तो कहते हैं फला व्यक्ति का नेचर ऐसा है, फला वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का नेचर क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है? तो जैसे अगर आप इसकी वर्डली मीनिंग समझने की कोशिश करें तो तुलना करना अपने आप में एक नेचर है। जैसे यह किसी व्यक्ति का भी नेचर हो सकता है और किसी डिसिप्लिन का भी नेचर हो सकता है। जैसे मैं अगर एक व्यक्ति के रूप में हमेशा किसी भी चीज के बारे में यदि मुझे कहना हो तो मैं ये कहूं कि देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने हाई स्कूल में इतना नंबर पाया, उसने इतना नंबर पाया, उसने इतना नंबर पाया, तुम तो उससे अच्छे नहीं हो। यानी हम अपनी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंपैरेटिव क्या कहते हैं एनालिसिस देंगे, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं कि अपनी बात को बिना दूसरों से तुलना किए वो स्थापित नहीं कर सकते, और बहुत सारे सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जो अपनी बात को बिना कंपैरेटिव अध्ययन के नहीं बोलते, यानी उन्हें कोई थियरी प्रोपाउंड करनी हुई, उन्हें कोई एनालिसिस एस्टैब्लिश करनी होती है, तो वह बिना अध्ययन के, बिना एक कंपैरेटिव एनालिसिस के नहीं देते। तो तुलना करना वह तुलनात्मक राजनीति का बहुत बेसिक वह है, नेचर है। और तुलना की एक बहुत खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि तुलना हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में होगी। यानी हम नेचर की बात जब कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंपैरिजन इज एसेंशियल पार्ट फर्स्ट, और कंपैरिजन होगा टू और मोर देन टू थिंग्स में, दो या दो से अधिक चीज़ों में। ठीक, अब इसमें जो है दो तरह के तरीके हैं कंपैरिजन करने के। एक है वर्टिकल कंपैरिजन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को यदि आप समझते हैं तो इसको कायदे से समझ लेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। वर्टिकल का मतलब जैसे कि पता है ना, ऊपर से नीचे, यानी लंबवत। ठीक है, यानी जब हम किसी टाइम स्पैन में बढ़ते हैं, किसी उच्चतर सरकार से निम्नतम सरकार की तरफ जाते हैं, तब हम वर्टिकल वो कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन यानी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्षैतिज, यानी जब हम स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम वर्टिकल कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आजकल जुडिशरी की बड़ी चर्चा है, जैसे हम ब्रिटिश जुडिशरी से, अमेरिकन जुडिशरी से इंडियन जुडिशरी की तुलना करते हैं, तो हम एक तरह का हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में कर रहे होते हैं। यानी जुडिशरी एक वेरिएबल है, एक कोई चर है, और उस वेरिएबल को हम अलग अलग स्पेसेस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम और स्पेस को थोड़ा आप समझ लीजिए कि टाइम और स्पेस, याद होगा आपको बीए फर्स्ट ईयर में हमने ये कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पॉलिटिकल साइंस, दिस पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर इन टाइम एंड स्पेस। और टाइम क्या है हमारे पास? टाइम हमारे पास यही फ्रॉम 10,000 BC टू 23rd of August 2020। ओके, ये हमारे पास टाइम है। और हमारे पास स्पेस क्या है? स्पेस हमारे पास यही ग्लोब है। आज का जो ग्लोब है यही हमारा स्पेस है, जिसमें, और इस बियॉन्ड द ग्लोब, हम तो बियॉन्ड द ग्लोब, हम तो कॉस्मोस की पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट पॉलिटिक्स में अगर आप जाएं तो हम तो क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब भी आज का क्या कहते हैं पॉलिटिकल कंसर्न का विषय बन चुका है। एनवायरमेंट पॉलिटिक्स एक अलग ब्रांच खुल चुकी है जिसमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि टाइम और स्पेस में जब हम जा रहे हैं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कर रहे हैं, तब इससे क्या मतलब है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन का? ठीक, वर्टिकल कंपैरिजन जो होता है, जैसे वर्टिकल कंपैरिजन किसी एक चीज का मान लीजिए आप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी और सेंटर गवर्नमेंट केंद्र सरकार, इन तीनों के मध्य जब कोई तुलना करते हैं तो वो एक तरह की वर्टिकल कंपैरिजन होता है, यानी आप नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे आए। तो इस कंपैरिजन में, इस तरह की तुलना में कोई बहुत बड़ी फाइंडिंग नहीं होती है, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि तुलना हमेशा इक्वल वेरिएबल्स में होगी, बराबर चरों के बीच होगी, एक तरह की चीजों के बीच होगी। जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि भारत के केंद्रीय सरकार की तुलना पाकिस्तान के सरकार से करिए या ब्रिटेन की सरकार से करिए या चीन की करिए या किसी करिए, तब वह बराबर की तुलना हुई। पंचायत की तुलना केंद्र सरकार से नहीं हो सकती,
बराबर की तुलना यह होगी कि भारत में पंचायती राज की तुलना आप स्विट्जरलैंड में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उससे करिए, या किसी और देश में इस तरह की जो डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कोशिश की गई हो, उससे कीजिए। तो वह पहले तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे ही आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल स्टडी जो है वो ज़्यादा कन्फाइंड होती है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो ज़्यादा मददगार होती है। ठीक, तो दो तरह का अध्ययन होता है, क्या कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक चीज़ आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में आप हिस्टोरिकल भी जा सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में केवल स्पेस में ही बढ़ना नहीं हुआ, टाइम में भी यदि आप पीछे जाते हैं, ठीक, तब भी हॉरिजॉन्टली जाएंगे। जैसे आप नेशनल गवर्नमेंट्स की केवल तुलना करें हिस्टोरिकली, जैसे आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद नेशनल गवर्नमेंट्स किस तरह की थी, सरकारें किस तरह की बनती थीं, ब्रिटिश भारत में सरकारें किस तरह की बनती थीं, मेडिवल हिस्ट्री में किस तरह की सरकारें बनती थीं, और एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरह की बनती थी। तो आप देखेंगे कि जो नेशनल गवर्नमेंट्स का फॉर्म है वो अगर आप बुद्ध के टाइम के रिपब्लिक्स की बात करें तो वहाँ रिपब्लिक से होते हुए मोनार्की, और मोनार्की के बाद ब्रिटिश भारत में जिस तरह के सेटअप्स था कि एक तरफ 1857 तक मोनार्की भी रन कर रही थी और ब्रिटिश चार्टर्स भी रन कर रहे थे, और आफ्टर 1857 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली सरेंडर्ड हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो वहाँ पर केंद्र सरकार उस तरह की थी, और आज़ादी के बाद आप देखिए कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई। तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट्स के बीच एक तरह का कंपैरिजन हुआ, और इस कंपैरिजन में हम टाइम स्पैन में पीछे गए, या आगे से पीछे आए, या पीछे से आगे गए। तो यह भी एक तरह की कंपैरिजन हुई। इसके अलावा जैसे अगर हम केवल इंडिपेंडेंट इंडिया में ही नेहरू गवर्नमेंट से मोदी गवर्नमेंट तक, या मोदी गवर्नमेंट से नेहरू गवर्नमेंट तक की एक कंपैरिजन बिल्डअप करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो यह भी एक हॉरिजॉन्टल स्टडी कहलाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें हम ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं, इसमें हम एक ही वेरिएबल उठाए हुए हैं, और एक वेरिएबल को उठाकर हम उसको टाइम में और स्पेस में दोनों में ले जा सकते हैं। यानी एक वेरिएबल को जब आप लेते हैं उस एक वेरिएबल को टाइम में पीछे लेकर जाते हैं तो वह हॉरिजॉन्टल हुआ, और स्पेस में लेकर जाते हैं तब भी वह हॉरिजॉन्टल हुआ। जब एक से अधिक वेरिएबल्स, जैसे जब हमने बताया कि आप राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और पंचायती राज की हिंदुस्तान में ही तुलना कर रहे हैं, तब वह लंबवत हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल स्टडी चूंकि एक से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हो रही है, इसलिए वह ठीक स्टडी नहीं है। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्टडी जो है वो एक से एक ही वेरिएबल की अलग अलग टाइम और स्पेस में स्टडी है, इसलिए वह ठीक स्टडी है। इसलिए वह राजनीति विज्ञान कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मकसद है, थियरी बिल्डअप करना, थियराइजेशन करना, चीज़ों को बेस्ट ऑफ बेस्ट की फाइंडिंग करना, वो इससे ज़्यादा फुलफिल हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्टडी से। ओके, बस थोड़ी बातचीत और स्कोप पर कर ली जाए। स्कोप पर हमने पहले लेक्चर में थोड़ी बात की थी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बिगिन करते हुए पॉलिटिकल प्रोसेसेस तक में जितनी सारी चीज़ें आएंगी, मैं एक बार कुछ चीज़ें को रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स तक आने के लिए किसी भी देश की एक पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, वहाँ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होना चाहिए। ये हम जब
अप्रोचेस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, जो फैमिली से बिगिन होता है, स्कूलों में होता है, तमाम सारे क्लब्स में होता है, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए व्यक्ति राजनीतिक रूप से सोशलाइज होता है, इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मीडिया के जरिए सोशलाइज होता है, इवन आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भी उसका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसकी पॉलिटिकल साइक बन रही है। तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन सारी चीज़ों को भी अपने सब्जेक्ट मैटर में शामिल करता है। इसके अलावा हमने 3 तरह के कैटेगराइजेशन किए हैं। विकसित, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों की जो पॉलिटिकल प्रणाली है, राजनीतिक सिस्टम है, उसका भी अध्ययन है। अब आप ओपी गावा की किताब उठाएं और उसमें देखेंगे कि तकरीबन 10-15 देशों के राजनीतिक प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन किया गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलग अलग तरह की देशों की क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इनका भी अध्ययन करता है। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, अमेरिका का कैसा है, चीन का कैसा है, ब्रिटेन का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, जर्मनी का कैसा है, स्विट्ज़रलैंड का कैसा है, जापान का कैसा है, ब्राज़ील का कैसा है, दक्षिण अफ्रीका का कैसा है। तो तमाम सारे देशों की एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करेंगे तो उससे हमें कम से कम उन देशों की समझ पहले, और दूसरा अपने देश में क्या दिक्कत है, उनसे हमें कैसे सुधार सकते हैं, उन दिक्कतों से, उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे यहाँ जुडिशरी में प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, लेजिस्लेचर अगर हमारे यहाँ में दिक्कत भरा है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। इवन हमारे यहाँ अगर इलेक्शन फेयर कंडक्ट नहीं होता है तो हम एक इलेक्टोरल स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव इलेक्टोरल स्टडी करेंगे तो उसको फेयर करने की कोशिश करेंगे। यानी इस तरह के अध्ययन से हमें थियराइज करने में चीज़ों को मदद मिलेगी, उन्हें अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज, टेररिज्म और तमाम सारी चीज़ें, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी जितने एनजीओज हैं, जितने आईजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, कल्चरल ग्रुप्स हैं, इवन बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो किसी एक देश के नहीं, बहुत सारे देशों के लोग उसमें शामिल हैं। म्यूजिक क्या कहते हैं, बैंड्स हैं, बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसमें बहुत सारे देशों के लोगों का शेयर लगा हुआ है। तो इस तरह के अध्ययन से नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं उसका भी हमें अध्ययन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट मैटर में, स्कोप में करना चाहिए, उसमें शामिल हम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम 2 देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे अरसे से बातचीत बंद है, तो इस बातचीत बंद होने का जो नुकसान है वो दोनों देशों की कल्चर इंडस्ट्री को कितना हो रहा है, अगर इसका अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि दोनों देश पहले कैसे जुड़े हुए थे और आज कैसे जुड़े हुए हैं, या पूरे साउथ, इस सदर्न क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट की, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जिसे कहते हैं, उन साउथ एशिया के सभी देशों का यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम देखेंगे कि ये साउथ एशिया वास्तव में कैसे कल्चरली, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे से ये लाभ लेता रहा है, एक दूसरे से जुड़ा रहा है। तो कंपैरेटिव स्टडी का जो स्कोप है वह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बहुत बेसिक फाउंडेशन जिसे कहते हैं, स्टेट से शुरू होके मानव जीवन के हर आयाम को समाहित कर रहा है। मनुष्य का जो कार्य व्यापार है उसके हर आयाम को समाहित किए हुए है। इस पहली यूनिट का जो अंतिम हिस्सा है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच है। इस पर हम लोग अगले लेक्चर में विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा बस बिंदुवार
आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इवन अगर इसको थोड़ा और पहले लाएं तो आर्थर बेंटले और ग्राहम बेल्स और चार्ल्स मेरियम, इन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, ये 20वीं सदी का प्रथम दशक, द्वितीय दशक, तृतीय दशक है। इसके पहले यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक का जो पूरा अध्ययन था राजनीति विज्ञान का, उसमें तुलनात्मक राजनीति भी आती है। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन था वह परंपरागत उपागम था और उसके बाद का जो उपागम है वह आधुनिक उपागम है। हम बहुत थोड़ी चर्चा, 5 मिनट की चर्चा करेंगे परंपरागत उपागम पर, और आधुनिक उपागम जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें 5-6 तरह के उपागम हैं, उसका विस्तार से एक एक उपागम को समझेंगे, क्योंकि ये अब केवल आपको बीए सेकेंड ईयर के लिए ही मदद नहीं करेगा, सवाल यहीं से बनेगा। ये आपको मास्टर्स के दौरान भी और आगामी यूजीसी की में सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में भी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इन सब में मदद करेगा। तो एक समग्र अध्ययन करने की हम कोशिश करेंगे अप्रोचेस की, और ये केवल तुलनात्मक राजनीति का ही अप्रोच नहीं है, ये राजनीति विज्ञान का भी अप्रोच है, कि राजनीति विज्ञान भी इसी तरह से अध्ययन करती है। ये सारे अप्रोचेस जो अभी हम पढ़ेंगे ये पॉलिटिकल साइंस के भी अप्रोच हैं, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के भी उपागम हैं, एज वेल एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उपागम। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर ये लेक्चर क्लोज करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग इसमें अपने सुझाव दीजिए, इसमें सवाल पूछिए आज के लेक्चर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और एक दूसरे से साझा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।